देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बनारस के 80 घाट पहुंच चुके हैं। ये सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं। हाथ जोड़कर वहां मौजूद लोगों का अभिवादन करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, तमाम लोग वहां मौजूद हैं और आज 80 घाट पहुंचने का मकसद ये कि गंगा नदी की सेहत को, उसके स्वास्थ्य को कैसे सुधारा जाए और इस दिशा में जिनकी जिंदगी, जिनका जीवन गंगा नदी पे ही आश्रित है, बलदेव भाई, उन लोगों के लिए, उन लोगों के खातिर आज वो ई बोट्स देंगे, इलेक्ट्रॉनिक बोट्स देंगे। आप देख रहे हैं सीधी तस्वीरें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच चुके हैं यहाँ पर गंगा नदी के घाट के किनारे वाराणसी में। वहाँ पर जो है सीधे गंगा नदी के तट की ओर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जा रहे हैं, जहाँ पर नाविकों से वो मुलाकात करेंगे और ई नाव, जो 11 ई नाव की आज यहाँ शुरुआत होने जा रही है, जिसको पीएम मोदी खुद जो है 11 नाविकों को वितरित करेंगे। उस 11 नाव के कार्यक्रम में यहाँ पर हिस्सा लेने के लिए आप इस वक्त देख रहे हैं प्रधानमंत्री गंगा नदी के तट की ओर जा रहे हैं। एक ई नाव में सवार होकर वो जो यहाँ पर मंच बनाया गया है वहाँ तक जाएंगे। इस वक्त धीरे धीरे प्रधानमंत्री बढ़ते हुए गंगा नदी के तट की तरफ इस वक्त आप देख रहे हैं। वहाँ पर जो 11 नाविक हैं जिनको आज ई नाव दी जानी है, वो नाविक भी वहाँ पर मौजूद हैं। प्रधानमंत्री उनके साथ थोड़ी देर बातचीत भी करेंगे जो है एक ई नाव में सवार होने से पहले। ये एक बहुत बड़ा मौका है, खास तौर पर वाराणसी में जो तमाम जो नाविक हैं जो नाव चलाते हैं और उसके सहारे अपनी रोजी रोटी गुजर बसर करते हैं, चूँकि एक बहुत बड़ा मुद्दा रहा है कि जो है ध्वनि प्रदूषण होता है और साथ ही साथ डीजल के चलते जो है धुआं जो होता है उसके चलते जो है पर्यावरण को नुकसान पहुंचता है गंगा नदी के किनारे। लिहाजा इस वक्त आप देख रहे हैं कि जो नाविक हैं उनसे जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बातचीत कर रहे हैं। तो ई नाव की अगर हम बात करें, ये ई नाव की जो पहल की जा रही है, दरअसल पुरानी जो नावें हैं, जिन नाविकों ने अपनी सहमति जताई कि उनकी नाव को ई नाव में बदला जाए, सोलर पैनल से जो बैटरी इसमें लगी हुई है उस बैटरी को चार्ज किया जाएगा और एक बार चार्ज होने के बाद 4 से 4.5 घंटे ये बैटरी चलेगी और जो नाविक है वो बहुत आसानी से अपने नाव में, जो उनके पर्यटक जो यहाँ आते हैं, जो गंगा नदी के तट पर और घूमना चाहते हैं, तो वहाँ जो है उस पर बैठ सकेंगे और एक तरह से देखें तो जो नज़ारा होगा, जो अनुभव होगा, वो पर्यटकों के लिए भी बहुत अलग होगा पुरानी नाव के लिहाज से। इसके लिए जो नाविक हैं उनको भी देखें एक खास सहूलियत होगी इस बात को लेकर, चूँकि प्रति घंटा खर्चा जो है वो बहुत कम आता है। इस वक्त आप जो तस्वीरें देख पा रहे हैं ये सीधी तस्वीरें हैं जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नाविकों से मुलाकात कर रहे हैं, उनसे कुशलक्षेम जान रहे हैं और यहाँ ये जो नई पहल की जा रही है उस बारे में बातचीत की जा रही है। हम जानते हैं कि ये जो 80 घाट और उसके आसपास का घाट है, अगर आप पिछले 1.5-2 सालों में देखें तो यहाँ की जो सूरत है वो पूरी तरह बदल चुकी है। पीएम मोदी ने जब यहाँ पर खुद फावड़ा चलाया था काफ़ी देर और उसके बाद एक तरह से वाराणसी के घाटों को जो है नया रूप देने की शुरुआत हुई थी। मिट्टी हटाई गई, वर्षों से जमी टनों मिट्टी यहाँ से हटाई गई और अब अगर आप 80 घाट पर आएँ, वहाँ की जो सीढ़ियाँ हैं वो बिल्कुल साफ सुथरी नज़र आती हैं, लाइट्स लगा दी गई हैं, जो है स्वच्छता को लेकर तमाम सारे जो है बंदोबस्त यहाँ पर किए गए हैं। और एक चिंता इस बात को लेकर थी कि नदी में जो नाव चलती है मोटर, उसमें जो डीजल सेट लगे होते हैं उनसे धुआं होता है, तो क्या इसका कोई विकल्प हो सकता है? उसी दिशा में आगे बढ़ते हुए ई नाव की शुरुआत की जा रही है। ये ई नाव जैसे जिसका हम जिक्र कर रहे थे कि इसमें 6-7 लोग आसानी से बैठ सकते हैं, एक समान गति से ये गंगा नदी का सफ़र कराएगी और एक बार इसमें जो बैटरी लगी है जो सोलर से चार्ज होगी, एक बार चार्ज करने के बाद 4-5 घंटे आसानी से
जो है उसे चार्ज करने की कोई ज़रूरत नहीं होगी और जो है प्रति घंटे इसका चलाने का खर्चा जो डीजल नाव है उसके मुकाबले बेहद कम होगा। एक बड़ी चुनौती रही है कि जो बड़ी नावें चलती हैं डीजल सेट से, उनसे गंगा नदी में जो जीव जंतु रहते हैं उनको नुकसान होता है। कछुआ सेंचुरी की जो बात हम करते हैं उसके लिए चुनौती खड़ी होती है। तो ऐसे में इस पहल से ये माना जा रहा है कि जो नाविक हैं, जो अपनी रोजी रोटी जो है नाव चलाने के सहारे गुजर बसर करते हैं, उनको बहुत फायदा होगा। आप इस वक्त देख रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है नाविकों का कुशल क्षेम पूछने के बाद अब आगे बढ़ रहे हैं गंगा नदी के तट के किनारे, जहां पर जो 11 ई नाव हैं वो लगाई गई है और उसमें से जो एक नाव है उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सफर करेंगे। उस नाव पर वो सवार हो रहे हैं और इस नाव में बैठकर वो जो है अस्सी घाट पर जो मंच बनाया गया है उस मंच की तरफ जाएंगे। तो निश्चित तौर पर एक बहुत बड़ा मौका न केवल उन नाविकों के लिए जो गंगा नदी के तट के किनारे नाव चलाते हैं, बल्कि जो है वाराणसी के निवासियों के लिए कि जो तमाम जो चुनौतियां हैं वाराणसी में विकास को लेकर, पर्यावरण से संतुलन बनाने को लेकर, धार्मिक और ऐतिहासिक इस नगरी को कैसे और बेहतर सुंदर बनाया जाए, उसको मद्देनजर रखकर फैसले किए जा रहे हैं, कदम उठाए जा रहे हैं। निश्चित तौर पर उसका असर भी दिखाई दे रहा है। तो आप इस वक्त देख रहे हैं जब जो ई नाव है उसमें बैठकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गंगा नदी में अवलोकन कर रहे हैं और इस नाव के जरिए ही वो अस्सी घाट पर जो मंच बना हुआ है वहां तक जाएंगे। हर स्तर पर अपने को बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण और एक जो शक्तिशाली और जो अहम बात कही जा रही थी वो ये कि जब विकास यहाँ पर किया जा रहा था तो किस तरह से जो यहाँ की धरोहर है उनको संरक्षित किया जाए, उनको नुकसान न पहुंचाया जाए। ये जो आप ई नाव देख रहे हैं जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद जो है सफर कर रहे हैं, ये नई नाव नहीं है। इस तरह की जो 11 नाव आज वितरित की जानी है नाविकों को, ये पुरानी नावों को ही बदलकर नया रूप दिया गया है। और इसे जिन नाविकों ने सबसे पहले सहमति जताई है उन नाविकों को सौंपा जाएगा। तो एक तरह से ये एक पहल है कि तकरीबन 2000 के आसपास जो नावें हैं, जो छोटी बड़ी नावें जो तमाम जो गंगा नदी के किनारे यहाँ पर घाट्स हैं वाराणसी में, उसमें जो सफर करते हैं जो नाविक जो उसके जरिए अपनी रोजी रोटी कमाते हैं, उसमें से जो भी आगे आएगा और इस प्रयोग के जो भी नतीजे सामने आएंगे, जो प्रयोग किया जा रहा है 11 नाव को देकर, उसको आगे बढ़ाया जाएगा। इस समय आप देख सकते हैं जो गंगा नदी में जो इस तस्वीरें इस वक्त जो छटा काफी निराली नजर आ रही है। तो इस तरह के प्रयोग से ऐसे होगा कि जब डीजल सेट की नावें नहीं होंगी तो धुएं के जरिए होने वाले प्रदूषण पर भी काफी हद तक रोक लगेगी। और ये एक बहुत अहम कारण माना जाता रहा है कि जब लोग बड़ी नावों पर सवार होकर जो उसमें डीजल सेट लगते हैं उसके जरिए जो धुआं होता है उससे गंगा प्रदूषित होती है और साथ ही साथ बड़ी नावों में जो बड़े कटर लगे होते हैं उनसे जीव जंतुओं को भी नुकसान होता है। तो ये एक बहुत बड़ी पहल है इस तरह का प्रयोग, जिससे कि जो है विकास में पर्यावरण का पूरा ध्यान रखा जाए। जो गंगा सफाई का अभियान चल रहा है उसमें भी इस पहल से बहुत मदद मिलने की उम्मीद है। और साथ ही साथ अगर इस प्रयोग को तेजी से आगे बढ़ाया जा सका तो न केवल वाराणसी के घाट बल्कि जो विभिन्न नदियों के किनारे जो नाव चलाते हैं नाविक, वहाँ धीरे धीरे इस पहल को आगे बढ़ाया जा सकेगा। और ये कह सकते हैं कि बड़ी संख्या में जो नाविक हैं उन्हें जो अपने रोजगार को और बेहतर तरीके से जो है जीवन यापन का मौका मिलेगा, क्योंकि इस नाव पर जो बैठने का अनुभव है वो किसी भी जो है पर्यटक के लिए या किसी भी के लिए काफ़ी अलहदा है। आप अगर पुरानी जो परंपरागत नावें हैं उसमें धुआं होता है, काफ़ी वो आवाज़ करती हैं और एक जो
आप जब नदी में सफ़र करना चाहते हैं, नदी के तट से गंगा नदी का अवलोकन करना चाहते हैं, तो उसमें ध्वनि प्रदूषण की वजह से थोड़ी दिक्कत आती है और वायु प्रदूषण की वजह से थोड़ा असहज महसूस करते हैं यात्री। लेकिन इस नाव में ऐसा बिल्कुल नहीं है। पूरी तरह से शांत माहौल में आप नज़ारा देख सकते हैं, लुत्फ उठा सकते हैं और एक समान चाल से जो है ये नाव चलती है जो है। और गंगा में जब मैंने इससे पहले कुछ नाविकों से बात की थी तो उनके लिए सबसे बड़ी खुशी की बात ये थी कि वो अपने जो है नाव में बैठने वाले पर्यटकों को वाराणसी के ऐतिहासिक पौराणिक महत्व के बारे में ज़्यादा बेहतर तरीके से बता पाएंगे, क्योंकि ये नावें हैं ऐसी हैं जिसमें किसी तरह का कोई ध्वनि प्रदूषण नहीं है। तो इस वक्त आप ये जो नज़ारा देख रहे हैं, शानदार दृश्य गंगा नदी में जो है ई नाव पर इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बैठे हुए हैं और इसके बाद वो सीधे इसी नाव से अस्सी घाट पर जाएंगे और वहां पर जो मंच बना है वहां तक जाएंगे। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो नाविक हैं, जो कई नाविक यहां पर थे, उनसे मुलाकात की, कुशल क्षेम पूछा। तो इस तरह की जो आज ये पहल हो रही है, माना जा रहा है कि वाराणसी के समग्र विकास में जो केंद्र सरकार का जो दृष्टिकोण है, जिसमें जो बुनियादी ढांचा है उसे बेहतर कर, जो यहाँ की जो धरातल की जो खूबियाँ हैं, जो सांस्कृतिक, ऐतिहासिक और धार्मिक विरासत है गंगा नदी की, वाराणसी की, उसको सहेज कर उसे आगे बढ़ाया जाए। इस वक्त आप देख रहे हैं कि इस नाव में जो नाविक बैठा हुआ है वो जो है जो यहाँ के बारे में इस जो है एक पूरी जानकारी दे रहा है। तो निश्चित तौर पर इस तरह आप ये समझ सकते हैं कि कोई भी जब इन नावों में सफ़र करेगा तो वो जब देश के दूर दराज के इलाके से आएगा या फिर दुनिया के किसी भी हिस्से से, तो वाराणसी की संस्कृति, वाराणसी के महत्व, वाराणसी के धार्मिक ऐतिहासिक महत्व को नाविक के जरिए जानने में उसे बेहद आसानी होगी। क्योंकि जो पुरानी नावें हैं, जो परंपरागत मोटर से चलने वाली नावें हैं, उसमें जो है इतनी ध्वनि होती है कि बहुत मुश्किल होती है नाविक के लिए कि वो अपने यात्रियों को, जो पर्यटन के लिए यहाँ पर आए हुए हैं, धार्मिक यात्रा के लिए यहाँ पर आए हुए हैं, उनको जो है यहाँ के इतिहास के बारे में, गंगा नदी के महत्व के बारे में या फिर जो भी जानकारी जो है उस नाव में बैठने वाला व्यक्ति चाहता है वो दे पाए। लिहाजा इस नाव में अगर आप देखें तो इस नाव में बहुत सुविधा होगी नाविक के लिए भी कि वो अपने यात्रियों को सारी जानकारी दे पाए। इस नाव को जो डिजाइन किया गया है वो भी जो है वाराणसी और जो है बनारस की संस्कृति और यहाँ के जो ऐतिहासिक पौराणिक महत्व है उसको पूरी तरह से ध्यान में रखते हुए इस नाव को डिजाइन किया गया। और साथ ही साथ जो शुरू में जिन नाविकों ने इस नाव अपनी पुरानी नाव को ई नाव में बदलने को लेकर रजामंदी जाहिर की, ऐसे 11 नाविकों को ये नाव दी जाएगी। अब आप देख रहे हैं कि गंगा नदी में इस ई नाव पर सफ़र जो है पूरा करने वाले हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और धीरे धीरे वो 80 घाट की ओर आगे बढ़ रहे हैं और वहाँ पर जो है इस वक्त इसी ई नाव से उतरकर सीधे मंच पर जाएंगे। मां गंगा के जल को एक जो और बहुत अहम बात ये है इस नाव के जरिए, चूंकि ये नाव अभी थोड़ी छोटी है और अगर कोई जो है एक ग्रुप में यात्रा करना चाहता है, 5-6 लोग चाहते हैं कि वो जो है एक नाव में बैठकर गंगा नदी का सफ़र करें, तो उनके लिए बेहद आसानी होगी कि वो अपने परिवार के साथ या फिर जो है अपने कुछ समूह के लोगों के साथ जो है नाव में सफ़र करें और उन्हें जो है एक तरह से एकांत भी मिल पाएगा। इस वक्त आप देख रहे हैं ये सीधी तस्वीरें जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुशल क्षेम पूछ रहे हैं जो है नाविक का जिसके साथ उन्होंने जो है इस नाव में बैठकर सफ़र किया और अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी
सीधे आगे बढ़ रहे हैं, जो है मंच की ओर वो जाएंगे नाविकों से मुलाकात के बाद। और वहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस कार्यक्रम के दौरान जो है वाराणसी की जनता को, यहाँ जो लोग आए हुए हैं उनको संबोधित भी करेंगे। हम अगर देखें, इससे पहले जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अस्सी घाट आए थे और उस वक्त जब उन्होंने फावड़ा चलाया था अस्सी घाट पर, यहाँ वर्षों से मिट्टी जमा थी और सीढ़ियां दिखाई नहीं देती थी। उसके बाद से लेकर अब तक वाराणसी के अस्सी घाट की सूरत पूरी तरह से बदल चुकी है। नई सीढ़ियां, नए घाट साफ निकलकर सामने आए हैं, लाइट्स लगाई जा चुकी हैं, साफ सफाई की बहुत व्यवस्था हो चुकी है। तो वे एक कह सकते हैं विकास का एक चरण वो पूरा हुआ। इस वक्त प्रधानमंत्री मंच पर पहुंच गए और अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं यहाँ की जो जनता है उनका। तो ये एक बहुत बड़ा मौका है वाराणसी के लोगों के लिए, यहाँ आए हुए जो देश विदेश के लोग हैं उनके लिए भी, कि विकास के एक चरण के पूरे होने के बाद, वाराणसी के घाटों की सूरत बदलने के बाद अब गंगा नदी के पर्यावरण पर वाराणसी पर ध्यान दिया जा रहा है। और यहाँ जो नाविक हैं सैकड़ों की संख्या में, जैसा कि बताया गया है कि 2000 से अधिक छोटी बड़ी नावें गंगा नदी में रोज जो है यहाँ पर नाविक लेकर उतरते हैं और उसमें जो है यात्री गंगा नदी में सफर करते हैं। तो ऐसे में उन नाविकों के लिए भी बहुत बड़ा दिन है आज, कि एक तरह से उनके रोजगार को मजबूती देने के लिए और भविष्य को ध्यान में रखते हुए ये एक बहुत बड़ा कदम उठाया गया है। मंच पर इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मौजूद हैं, जो यूपी बीजेपी के प्रभारी हैं ओम माथुर वो मौजूद हैं, बीजेपी अध्यक्ष उत्तर प्रदेश के केशव प्रसाद मौर्य मौजूद हैं। ये दरअसल इस मंच पर जो है जानते हैं कि कुछ देर बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक संबोधन भी करेंगे। कुल मिलाकर तकरीबन जो है ये कह सकते हैं कि जो ई नाव वितरित करने का जो कार्यक्रम है उस कार्यक्रम को आगे बढ़ाया जाएगा। और अहम बात यह है कि जब आप देख रहे हैं इस वक्त सीधी तस्वीरें, स्मृति चिन्ह और अंग वस्त्रम उत्तरीय जो स्नेह का एक आवरण होता है। ई नाव के इस वितरण कार्यक्रम में जब हमने इससे पहले इस उम्मीद में कि इस दुशाले की जो गर्मी है, जो हरारत है, वो हमारे संबंधों में बनी रहेगी। माननीय प्रधानमंत्री जी हमारे समक्ष हैं। विजय पांडे जी, सुधांशु मेहता जी और नील मेहता जी ने माननीय प्रधानमंत्री महोदय का स्वागत किया। खाक भी जिस जमी की पारस है, खाक भी जिस जमी की पारस है, शहर मशहूर वो बनारस है। और उस बनारस के सांसद, हमारे अभिभावक, हमारे मित्र, विश्व के महान लोकतंत्र के प्रधानमंत्री, जननायक श्री नरेंद्र मोदी जी हमारे सामने विराजमान हैं। विजय पांडे जी सर डोमिनिक को मेमेंटो देते हुए जो हमारे बीच उपस्थित हैं, ब्रिटिश हाई कमिश्नर सर डोमिनिक एस्किथ, इस सुंदर शाम में आपका बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। देश की सांस्कृतिक राजधानी काशी में आपका नमन। और अब मैं पूरी काशी की ओर से सबके भाव को स्वर देते हुए, काशी की आवाज बनके हमारे मन की बात हमारे मन तक पहुंचाने के लिए हमारे प्रिय
हमारे अभिन्न, हमारे संरक्षक, हमारी आन बान शान, हमारे अभिभावक, हमारे सांसद, ओजस्वी शख्सियत के मालिक और हम सबकी प्रेरणा पुंज श्री नरेंद्र मोदी जी से, माननीय प्रधानमंत्री जी से निवेदन कर रही हूं कि हमें अपने ओजस्वी वक्तव्य से कृतार्थ करें। हर हर महादेव। आज हमारे बीच में विशेष रूप से उपस्थित ब्रिटिश हाई कमिश्नर सर डोमिनिक एस्क्विथ, उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री श्रीमान त्रिपाठी जी, भारतीय जनता पार्टी के उत्तर प्रदेश के नए अध्यक्ष, नौजवान जुझारू नेता श्रीमान केशव प्रसाद मौर्य, हमारे पड़ोस के सांसद श्रीमान रामचंद्र निषाद जी, वाराणसी के मेयर श्री, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता श्रीमान ओम माथुर जी, बीएमसी के एमडी विजय जी, यहां के विधायक श्रीमान रविंद्र जायसवाल जी, विधायक डॉक्टर ज्योत्सना श्रीवास्तव जी, विधान परिषद के सदस्य श्रीमान लक्ष्मण आचार्य जी, श्रीमान हनुमंत रावत जी और विशाल संख्या में पधारे हुए काशी के मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आपने मुझे देश की सबसे बड़ी पंचायत में आशीर्वाद देकर के भेजा। आपने मुझे इतना भरपूर प्यार दिया, उतना भरपूर प्यार दिया है कि जो आज मुझे कार्य करने की प्रेरणा भी देता है, ऊर्जा भी देता है। और इसके लिए मैं इस पवित्र धरती का आभारी हूं, यहां के लाखों लाखों भाइयों बहनों का आभारी हूं, भोले बाबा का आभारी हूं, मां गंगा का आभारी हूं। आज मैं सुबह बलिया में था, और अभी काशी में अनेक विविध कार्यक्रम करता करता आप सबके बीच पहुंचा हूं। हमारे देश में दुर्भाग्य से राजनीति उप रूप में चलाई गई कि जिसमें हमेशा योजनाएं वही बनी जिस योजनाओं से वोट बैंक मजबूत बनती रहे। देश का नागरिक मजबूत बने या न बने, देश का गरीब मजबूत बने या न बने,
हिंदुस्तान के गांव, मोहल्ले, शहर मजबूत बने या न बने, हिंदुस्तान मजबूत बने या न बने, लेकिन वोट बैंक मजबूत बनती रहनी चाहिए। यही कारोबार चला। अगर पहले निषाद भाइयों के वोट चाहिए तो क्या चर्चा हुआ करती थी? डीजल का थोड़ा दाम कम करो, 1 रुपया कम करो, जरा निषाद लोग खुश हो जाएंगे तो वोट दे देंगे। कुछ ऐसी बातें हमेशा चलती रही, लेकिन जब तक हम समस्याओं की जड़ में नहीं जाते और जड़ से समस्या का समाधान करने का प्रयास नहीं करते हैं, तो आप चुनाव लड़ते जाएंगे, चुनाव जीतते जाएंगे, लेकिन मेरा गरीब और गरीब बनता जाएगा और मुसीबत झेलता जाएगा। और इसलिए हमने जो भी योजनाएं बनाई, वो योजनाएं गरीब को वो ताकत देती हैं ताकि गरीब स्वयं गरीबी के खिलाफ लड़ाई लड़ने के लिए हिम्मत रखें, गरीब खुद ही अपनी गरीबाई को खत्म करें, गरीब खुद ही गरीबी को परास्त करके विजयी होकर के निकले। उस दिशा में हम काम कर रहे हैं। आपने देखा होगा प्रधानमंत्री जन धन योजना। ये प्रधानमंत्री जन धन योजना देश आजाद होने के बाद 70 साल होने आए हैं, लेकिन इस देश के 40% लोग जिन्हें बैंक का दरवाजा देखने का सौभाग्य नहीं मिला था। बैंक में खाता खोलने की तो बात छोड़ दीजिए, उसने कभी सोचा नहीं था कि वो भी कभी बैंक में जा सकता है। हमने बीड़ा उठाया, क्या ये बैंक गरीबों के लिए होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? गरीबों का बैंकों पर हक होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? अगर गरीब बैंक से पैसा लेना चाहता है तो मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? क्या गरीबों को अब भी साहूकारों के यहां जाकर के ऊंचे ब्याज से पैसे लेने के लिए मजबूर होना पड़े, वो अच्छी बात है क्या? और इसलिए भाइयों बहनों, हमने करीब 21 करोड़ से ज्यादा नागरिक इनके प्रधानमंत्री जन धन योजना के बैंक अकाउंट खुलवा दिए। और बैंक अकाउंट खोलने के समय हमने कहा था, आप चिंता मत कीजिए, आपके पास पैसे है कि नहीं है। बैंक वाले हमें कहते रहे, साहब 10 रुपया तो लेने दीजिए, ये स्टेशनरी का खर्चा होता है, फार्म का खर्चा होता है, मुलाजिम का खर्चा होता है, ये मुफ्त में करेंगे तो बहुत घाटा हो जाएगा। मैंने कहा जो होगा सो होगा, गरीब के लिए बैंक होती है, घाटा होगा तो गरीब के लिए मुझे मंजूर है। मैंने गरीबों के लिए कहा कि 0 बैलेंस से बैंक अकाउंट खुलेगा, 0 बैलेंस से, 0 बैलेंस से बैंक अकाउंट खुलेगा। और धन्यवाद भैया, धन्यवाद। उसका प्यार इतना बढ़ गया।
हमने कहा जीरो बैलेंस होगा, जीरो, एक नया पैसा नहीं होगा तो भी गरीब का बैंक का खाता खुलेगा। लेकिन इस देश का गरीब जेब तो खाली होगा लेकिन उसका दिल कभी खाली नहीं होता है। जेब में पैसे नहीं होंगे लेकिन गरीब के मन की उदारता में कभी कटौती नहीं आती है। मोदी ने तो कह दिया था कि गरीबों को 1 रुपया देने की जरूरत नहीं है, खाता खुलवा दीजिए। लेकिन मेरे देश के गरीबों की अमीरी देखिए। अमीरों की गरीबी तो बहुत देखी, कभी गरीबों की अमीरी भी तो देखा करिए। और मैं आज सीना तान करके कह सकता हूं, सर उठा करके कह सकता हूं कि मेरे देश के गरीब कुछ भी मुफ्त का नहीं चाहते हैं। जीरो बैलेंस से अकाउंट खुलना था लेकिन मेरे देश के गरीबों ने 35,000 करोड़ रुपया बैंकों में जमा कराया। 35,000 करोड़ रुपया। जिस देश के गरीब ऐसी ऊंची भावना रखते हो, उन गरीबों के लिए जिंदगी खपाने का आनंद आएगा कि नहीं आएगा? उनके लिए काम करने का मजा आएगा कि नहीं आएगा? ऐसे गरीबों के लिए काम करे तो जीवन में संतोष मिलेगा कि नहीं मिलेगा? और इसलिए भाइयों बहनों, मुझे इतना आनंद, इतना संतोष होता है, मेरे इन गरीब भाइयों बहनों के लिए काम करता हूं, दिन रात दौड़ने का मन करता रहता है। हमने प्रधानमंत्री जनधन योजना में जो बैंक खाता खोलेगा, लेकिन वो पड़ा रहने देना नहीं है। भले 5 रुपया तो 5 रुपया, जाना है, डालना है, निकालना है, डालना है, निकालना है, वो बैंक वाला मेहनत करेगा, करने दो। आप आदत डालो, बैंक में जाने की आदत डालो। बैंक वालों को भूलने मत दो, उनको भूलने मत दो। उनको याद रखना चाहिए कि ये देश गरीबों के लिए है, ये सरकार गरीबों के लिए है, ये बैंक भी गरीबों के लिए है। लेकिन अगर आप बैंक में जाना ही मन कर दोगे तो वो तो भूल जाएगा। तो मेरी देश के सभी गरीबों से प्रार्थना है कि आपने जनधन अकाउंट खोला है, लेकिन महीने में 1-2 बार बैंक में जाया करो। 5-10 रुपया, 15 रुपया रखते चलो, कभी जरूरत पड़े तो निकालते चलो। बैंक में आप काम लेना सीखो। और अगर वो किया तो सरकार ने, गरीब अगर बैंक में खाता खोलता है तो उसका 2 लाख रुपए का बीमा लिया है मैंने। 2 लाख रुपए का बीमा। अगर उसके परिवार में कुछ हो गया तो 2 लाख रुपया उसको तुरंत पहुंच जाएगा। ये व्यवस्था की है भाइयों। लेकिन ये तब होगा अगर हमारा गरीब बैंक में रेगुलर खाता चालू रखेगा। एक बार खोला, रखा, छोड़ दिया तो ये फायदा नहीं मिलेगा। और इसलिए मैं आपका प्रतिनिधि हूं, सांसद के नाते आपने मुझे बिठाया है। मैं चाहता हूं मेरे बनारस में इसका सबसे ज्यादा फायदा लोग ले। हमने प्रधानमंत्री मुद्रा योजना लाए। ये मुद्रा योजना क्या है? हमारे देश में गरीब व्यक्ति, उसको बेचारे को ज्यादा पैसे नहीं चाहिए, 500,000 करोड़ रुपया नहीं चाहिए उसको तो 5,000 रुपया, 10,000 रुपया, 50,000 रुपया, लाख रुपया, 2 लाख रुपया। धोबी होगा, नाई होगा, प्रसाद बेचने वाला होगा, फूल बेचने वाला होगा, पूजा पाठ का सामान बेचने वाला होगा, गरीब आदमी छोटा छोटा काम करने वाला, चाहे दूध बेचता हो, चाय बेचता हो, बिस्किट बेचता हो, पकोड़े बेचता हो, उसको कभी पैसों की जरूरत होती है।
बैंक के दरवाजे उसके लिए बंद हैं, तो वो बेचारा जाता है साहूकार के पास और साहूकार के पास जाकर के ऊंचे ब्याज से पैसा लेता है और फिर ब्याज के चक्कर में ऐसा फंस जाता है, रुपये तो जाते ही जाते हैं, लेकिन ब्याज देने का कभी बंद नहीं होता है और पूंजी तो जाती ही नहीं है और बेचारा गरीब नया अपना धंधा रोजगार विकसित नहीं कर सकता है। हमने प्रधानमंत्री मुद्रा योजना बनाई और बैंक वालों को कहा, ये देश गरीबों के लिए है, ये सरकार गरीबों के लिए, बैंक भी गरीबों के लिए है। बिना गारंटी ऐसे छोटे छोटे काम करने वाले जो लोग हैं, उनको बैंक से पैसा मिलना चाहिए, लोन मिलना चाहिए। और मेरे काशी के भाइयों बहनों, मुझे आपको ये बताते हुए गर्व होता है, 3 करोड़ 30 लाख उससे भी ज्यादा लोगों को करीब करीब 1.25 लाख करोड़ रुपया से ज्यादा दे दिया गया। कोई गारंटी के बिना दे दिया गया और उसने अपने कारोबार को बढ़ा दिया। एक रिक्शा थी तो 2 रिक्शा ले आया, एक टैक्सी थी तो 2 टैक्सी ले आया, एक नौकर रखता था तो 2 नौकर ला लिया, एक अखबार बेचता था तो 4 अखबार बेचना शुरू कर दिया, 10 घरों में दूध देता था तो 20 घरों में दूध पहुंचाने लग गया। उसका कारोबार वो बढ़ाने लग गया। देश की इस आर्थिक काम में 60% से ज्यादा ये पैसे लाने वाले कौन है? जिसको बैंक का पैसा मिला है, दलित है, आदिवासी है, ओबीसी है, पिछड़ी जाति के लोग हैं और उसमें भी 22% महिलाएं हैं जिनको बैंकों ने लाखों रुपया दिया है। और मैंने बैंक वालों को पूछा, मैंने कहा भाई क्या अनुभव है? नहीं, बोले साहब ये लोग समय पर आकर के ब्याज दे जा रहे हैं, समय पर आकर के अपना हफ्ता दे जा रहे हैं, कभी उनको पूछना ही नहीं पड़ता है। मैंने कहा यही तो ईमानदार लोग हैं, उनके पर भरोसा कीजिए, देश आगे बढ़ जाएगा। भाइयों बहनों, विकास कैसे किया जा सकता है, इसका ये उदाहरण है। आज मैंने बलिया में रसोई गैस गरीबों को देने की योजना का प्रारंभ किया। आपको मालूम है, हमारे देश में रसोई गैस है तो अड़ोस पड़ोस के लोगों को दिखाते हैं, देखो मेरे घर में रसोई गैस है। और जो केरोसिन से खाना पकाते हैं या मिट्टी के तेल से पकाते हैं या लकड़ी से पकाते हैं, उनके मन में रहता है इसके घर में तो रसोई का सिलेंडर आ गया, मेरे घर में कब आएगा। और बेचारे गरीब लोग, सामान्य लोग एक गैस का कनेक्शन लेने के लिए नेताओं के पीछे पीछे दौड़ते हैं। अरे साहब कुछ करो ना, एक आध किसी को बता दो ना, मुझे गैस का कनेक्शन मिल जाए। यही चलता है कि नहीं चलता है? यही चला है कि नहीं चला है? अरे एक जमाना था, ज्यादा दूर की बात नहीं कर रहा हूं, कुछ ही साल पहले एमपी को 25 रसोई गैस की कूपन मिलती थी। 25, एक साल में 25। और वो एमपी के घर लोग सुबह आते थे, साहब एक कूपन दे दो ना, मुझे गैस का कनेक्शन लेना है। बेटे की शादी होने वाली है, बहू शहर से आने वाली है, अगर गैस नहीं होगा तो शादी अटक जाएगी, एक कनेक्शन दे दो। ऐसे दिन थे। और ये नेता लोग कल आना, परसों आना, अगली बार देखेंगे, अभी खत्म हो गया। यही होता था कि नहीं होता था? यही होता था कि नहीं होता था? भाइयों बहनों, और एमपी भी 25 गैस के कनेक्शन दिए तो बड़ा खुश हो जाता, तो उसको लगता वाह 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 क्या काम कर दिया है।
भाइयों बहनों, वो भी एक सरकार थी जो 25 कनेक्शन के लिए बहुत बड़ा काम मानती थी, और ये भी एक सरकार है। आपने बनाई हुई सरकार है ये, काशी वालों ने बिठाई हुई सरकार है ये। वो क्या कहते हैं, वो 25 कनेक्शन का काम देते थे। हमने निर्णय कर लिया 3 साल में 5 करोड़ परिवार को गैस का कनेक्शन दे देंगे। भाइयों बहनों, ये काम मैं इसलिए कर रहा हूं कि गरीब मां जब लकड़ी का चूल्हा जला करके खाना पकाती है तो एक दिन में उसके शरीर में 400 सिगारेट का धुआं जाता है। 400 सिगारेट का धुआं। मुझे बताइए, डॉक्टर कहते हैं 2 सिगरेट पियोगे तो भी कैंसर हो जाएगा, कहते हैं कि नहीं कहते हैं? सिगरेट बंद करने के लिए डॉक्टर कहते हैं कि नहीं कहते हैं? इन मेरी गरीब माताओं का क्या होता होगा? क्या इन गरीब माताओं को मरने देना चाहिए? उनको बीमार होने देना चाहिए? उनके बच्चों को बीमार होने देना चाहिए? उनको इस मुसीबत से बाहर निकालना चाहिए कि नहीं निकालना चाहिए? अमीरों के लिए तो बहुत सरकारें आके चली गई, अमीरों को देने वाली सरकारें बहुत आके गई। ये सरकार गरीबों को देने के लिए आई है। और इसलिए भाइयों बहनों, 5 करोड़ परिवारों को, ये गरीब परिवार हैं जिनकी किसी नेता से जान पहचान नहीं है, जिनके पास गैस का सिलेंडर लेने के लिए, कनेक्शन लेने के लिए, रिश्वत देने के लिए पैसे नहीं है, जिसका कोई नहीं है, उसके लिए ये सरकार है मेरे भाइयों बहनों, उसके लिए सरकार है। और इसका परिणाम ये होगा, उन माताओं की तबीयत तो अच्छी होगी, बच्चों की तबीयत अच्छी होगी, घर के अंदर उनको अब समय ज्यादा मिलेगा, अब लकड़ी जलानी नहीं पड़ेगी, लकड़ी लेने के लिए जाना नहीं पड़ेगा, और अपना बाकी समय में कुछ काम करना है तो वो आराम से कर सकते हैं। ये काम करके दिया है भाइयों। आज यहां आपने देखा, मेरे मछुआरा भाइयों बहनों को ई बोट दे रहे हैं हम, ई बोट। पहले चुनाव आता था तो मछुआरों को कितना डीजल देंगे, कितने में डीजल देंगे, इसी की बातें हुआ करती थी। मेरे भाइयों बहनों, आज उसको इस संकट से हम बाहर कर रहे हैं, उसको उस मुसीबत से मुक्ति दिला रहे हैं, और हम ई बोट देना शुरू कर रहे हैं। मैंने हमारे मछुआरे भाइयों से अभी मैं बात कर रहा था, मैंने उनको पूछा कि भाई बताइए, दिन भर में कितना डीजल लेते हो? उसने कहा, साहब एक दिन में करीब 10 लीटर डीजल लग जाता है और 5-6 घंटे सवारी करते हैं, और उसका खर्चा करीब होता है 500 रुपया। एक दिन का डीजल का खर्चा होता है 500 रुपया, और उसके कारण बोट में ऐसी आवाज आती है, वो टूरिस्ट बेचारा उसी से तंग हो जाता है, उसको लगता है जल्दी उतर जाए तो अच्छा होगा। और वो मछुआरा भी अगर नाव में बैठ करके बताना चाहता है ये फलाना घाट है, ढिकना घाट, ये वो दिखता है, ढिकना दिखता है, उसको कुछ सुनाई नहीं देता है।
टूरिस्ट को मजा नहीं आता है। अगर टूरिस्ट को मजा नहीं आएगा तो टूरिस्ट आएगा क्या? टूरिस्ट नहीं आएगा तो मछुआरों को रोजी रोटी मिलेगी क्या? मेरे निषाद भाई बहन कुछ कमाएंगे क्या? भाइयों बहनों, ई बोट के कारण अब आवाज का नामो निशान नहीं रहेगा। मैं अभी बोट में जाके आया तो मैंने उसको पूछा कि मशीन बंद तो नहीं कर दिया है? नहीं, बोले मशीन चालू है। मैंने कहा बिल्कुल आवाज नहीं आ रही है। बोले साहब बिल्कुल आवाज नहीं आ रही है। मुझे बताइए, ये काशी के टूरिज्म को लाभ होगा कि नहीं होगा? ऐसे नहीं, पूरी ताकत से बताओ, होगा कि नहीं होगा? अब देखना, जो भी टूरिस्ट आएगा ना, वो पूछेगा ई बोट कहां है, मुझे ई बोट में बैठना है। जिसके पास ई बोट नहीं है वो मोदी को पकड़ेगा, मोदी जी जल्दी ई बोट लाओ। ये होने वाला है। दूसरा, पहले उसको 500 रुपया का डीजल भरना पड़ता था, अब उसकी बैटरी, बोट के ऊपर छत बनाई है, छत, उस छत के ऊपर सोलार पैनल लगेगी, इसलिए सोलार पैनल से उसकी बैटरी चार्ज हो जाएगी, उसको 1 पैसे का खर्चा नहीं होगा। मुझे बताइए, एक गरीब का रोज का 500 रुपया बच जाए, ऐसा कभी आपने सोचा है? सरकारें 10 रुपया देंगे, 2 रुपया कम करेंगे, यही करती रही। आज हमने एक निर्णय से मेरे गरीब मछुआरों का रोज का 500 रुपया बच जाएगा। भाइयों बहनों, अब वो बच्चों को पढ़ाई करा सकेगा कि नहीं कर पाएगा? मां बीमार है तो दवाई करेगा कि नहीं करेगा? अच्छा, घर में कुछ लाना है तो ला पाएगा कि नहीं पाएगा? उसकी जिंदगी में बदल आएगा कि नहीं आएगा? अब वो गरीबी के खिलाफ लड़ाई लड़ पाएगा कि नहीं लड़ पाएगा? अब वो गरीबी को परास्त कर सकता है कि नहीं कर सकता है? अब वो गरीबी पर पराजित करके विजय सिंह की मुद्रा में जी सकता है कि नहीं जा सकता है? एक निर्णय कितना बड़ा परिवर्तन ला सकता है, ये आज देख रहे हैं आप। आने वाले दिनों में और हमारे मछुआरे भाई बहन इस अपनी बोट को ई बोट में कन्वर्ट करने के लिए जाएंगे तो 1-2 दिन तो लगेगा। तो क्या 1-2 दिन वो मरा मछुआरा भूखे मरेगा क्या? कहां जाएगा? तो हमने कहा है कि तुम्हारी बोट जब रिपेयरिंग में आएगी, उस समय तुम्हें उपयोग करने के लिए एक बोट हमारी तरफ से मिलेगी, 2 दिन उसको चला लेना। गरीब मछुआरे की जिंदगी में कैसे बदलाव लाया जा सकता है, मैंने आज उनको समझाया। मैंने कहा बोट में हम एक चार्जर भी लगाएंगे, मोबाइल फोन का चार्जर। तो जो टूरिस्ट बैठेगा उसको अगर अपना मोबाइल फोन चार्ज करना है तो उसको नाव में ही हो जाएगा। यहां बैठेगा उतरेगा तो उसका वो खुश हो जाएगा। आज मोबाइल फोन का बैटरी चला गया तो जैसे जिंदगी चली गई, जैसे हार्ट बंद हो जाता है ऐसा हो जाता है इंसान को। छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखते हुए आज ये ई बोट की शुरुआत और हमारे देश में एक पहला प्रयोग है कि जहां सोलार से चलने वाली ई बोट का बहुत बड़ा अभियान चलेगा। ये गंगा तट पर हजारों मेरे भाई बहन हैं, मेरे नाविक भाई बहन हैं, मेरे केवट भाई बहन हैं, मेरे मछुआरे भाई बहन हैं। और इसलिए भाइयों बहनों, मेरे जीवन के लिए आज एक बड़े संतोष का काम मुझे मिला, करने का अवसर मिला है। मुझे इतना आनंद है कि जब मेरे इन मछुआरे भाइयों बहनों को, लेकिन मैं उनको कहूंगा अब 500 रुपये बचेंगे तो क्या करोगे? सबको मालूम है क्या करेगा। वो नहीं करना है।
ये पैसे बचेंगे तो बच्चों की पढ़ाई के लिए, बच्चों को दूध पिलाने के लिए खर्चा करना है और कुछ पीने के लिए नहीं। वरना तो मेरा पुण्य कहां जाएगा। और इसलिए मेरे भाइयों बहनों, ये ई वोट आज कर रहे हैं। अभी 2-3 दिन पहले आपने देखा होगा, भारत ने आसमान में 7 सैटेलाइट छोड़े हैं। 7 सैटेलाइट, अरबों खरबों रुपया का खर्च किया है। और वो सैटेलाइट से भारत की अपनी जीपीएस सिस्टम बनी है। अब आप जानते हैं हमारे देश की राजनीति कैसी है। इतना बड़ा काम हुआ हो, 7 सैटेलाइट छोड़े हो, इतनी बड़ी बात बनी हो, तो राजनीति में हमारा मन करेगा कि नहीं करेगा कि हम कहें कि भाई इस योजना का नाम दीनदयाल उपाध्याय रख दो, इस सैटेलाइट का नाम श्यामा प्रसाद मुखर्जी रख दो। आपने देखा है एक ही परिवार के कितने नाम हैं सब योजनाओं पर। हमको भी मोह हो जाता, हमें भी मुंह में पानी छूट जाता है यार, कोई अपने वाले का कर ले। कभी ये भी मन कर जाता कि किसी ऋषि मुनि का नाम दे दे, किसी संत का नाम दे दे। लेकिन मेरे प्यारे भाइयों बहनों, ये मोदी कुछ अलग मिट्टी का बना हुआ है। मैंने मेरे किसी नेता के नाम पर इस योजना को नहीं रखा, न मेरे किसी परिवारजन के नाम पर नहीं रखा। मैंने इस योजना का नाम दिया नाविक। नाविक नाम दिया है। मेरे देश के करोड़ों करोड़ों मछुआरे, उनको मैंने ये उत्तम से उत्तम श्रद्धांजलि दी है, क्योंकि ये नाविक ही तो है जिसको कहीं जमीन नजर नहीं आती, लेकिन गहरे समुद्र में छोटी नाव लेकर के निकल पड़ता है। पानी के साथ जिंदा दिली का खेल खेल लेता है। महीनों भर पानी में रह करके कहीं तट पर पहुंचता है और सदियों से करता आया है। ये नाविक ही तो है। और इसलिए हमने ये भारत की जीपीएस सिस्टम बनी है, उसका नाम रखा है नाविक। मेरे कोटि कोटि मछुआरों को ये सरकार की बहुत बड़ी अंजलि है, बहुत बड़ा गौरव किया है। और इसलिए दुनिया भी हमें, जब दुनिया भी पूछेगी नाविक क्या होता है, तो हम समझाएंगे कि नाविक, मेरे काशी में आओ बताऊं नाविक क्या होता है। भाइयों बहनों, एक ऐसा काम किया है जो मेरे इन मछुआरा समाज को अमरत्व दे देता है, अमर बना देता है। ये काम करने का मुझे सौभाग्य मिला है। इस ई वोट के द्वारा काशी के जीवन में एक आर्थिक क्रांति आने वाली है। आज मैंने ई रिक्शाएं भी दी, और इस बार तो ई रिक्शा उनको दी है जो पैडल रिक्शा चलाते थे। उनकी पैडल रिक्शा वापस ले ली, ई रिक्शा दे दी। और ई रिक्शा के कारण काशी के जीवन को गति मिल जाएगी। भाइयों, आने वाले दिनों में यहां के जीवन में बदलाव आएगा, पर्यावरण में बदलाव आएगा। काशी का विकास करने का मेरा एक सपना है, लेकिन उसमें मुझे एक छोटी सी मदद आपकी चाहिए। करोगे? कहते तो हो, बाद में नहीं करते हो। अच्छा, इस बार पक्का? उधर से आवाज नहीं आ रही है। पक्का? एक छोटा काम, सफाई, स्वच्छता। अब मेरा काशी गंदा नहीं होना चाहिए। कर सकते हो कि नहीं कर सकते भाइयों? अगर एक बार हम फैसला कर ले
कि हम काशी को गंदा नहीं होने देंगे। दुनिया भर के लोग यहां आते हैं, ऐसी साफ सुथरी काशी देख के जाए, हिंदुस्तान का शान और शौकत बढ़ जाएगा। मेरे भाइयों बहनों, ये काम हमें करना है, ये काम सरकार से नहीं करना है, हम भाई बहन नागरिक सबने करना है। अब हर हर महादेव कह दिया तो हो जाएगा। आप इतनी बड़ी संख्या में आए, ये नजारा अपने आप में मां गंगा की गोद में एक ताकत देता है। भाइयों बहनों, बहुत ताकत देता है। मैं जब भी आपके पास आता हूं, मेरी सारी थकान चली जाती है, एक नई ताकत लेकर के जाता हूं, फिर दौड़ता हूं, फिर काम करता हूं, फिर आपके चरणों में आके बैठ जाता हूं, फिर ताकत लेके चला जाता हूं। भाइयों बहनों, मैं आज मेरे सभी मछुआरे भाई बहनों को ये ई बोर्ड की शुभ भेंट देते हुए बहुत ही गर्व महसूस कर रहा हूं। लेकिन मेरी अपेक्षा है, पैसे बहुत बचने वाले हैं, इन पैसों का उपयोग बच्चों के लिए करना, इन पैसों का उपयोग बच्चों की पढ़ाई के लिए करना। देखिए, गरीबी से लड़ने का यही रास्ता है। हमें जो गरीबी मिली, हम विरासत में अपने बच्चों को गरीबी नहीं देंगे, ये तो हर मां बाप का संकल्प होना चाहिए। भाइयों बहनों, मैं आपका बहुत आभारी हूं और मैं इस योजना को बहुत आगे बढ़ाने के लिए देखते ही देखते सभी नाव हमारी ई बोट बन जाए और नाविक अब तो आसमान से हमारा मार्गदर्शन करता रहेगा। हर पल हमारे मोबाइल फोन पे हमें हमारा नाविक दिखेगा, उसको लेके आगे बढ़े। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप ये सीधी तस्वीर देख रहे हैं बनारस से, जहां की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अब से कुछ ही जब हम चलें तो साया भी अपना न साथ दे, जब हम चलें तो साया भी अपना न साथ दे, जब तुम चलो जमीन चले आसमां चले। क्या ओजपूर्ण वाणी, क्या ओजस्वी संभाषण। वो नायक है झूठे पर्दों का नहीं, सच्चे जनमन का जननायक। वो करता है सुहानी बातें, बेमन की झूठ वाली नहीं, मन के गहरे सच वाली मन की बात। वो अमीरों की गरीबी में जीने वाले अभिशप्त युग में गरीबों की अमीरी न सिर्फ देख सकता है, बल्कि उसकी जय जयकार भी कर सकता है। भारत के प्रधानमंत्री, वाराणसी के सांसद माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी का हृदय से आभार। काशी की जनता जो उनके अपने परिवार का एक अंग है, काशी जो उनका घर है, ये घाट जो उनके संरक्षण में एक नया कलेवर पा रहा है, आपकी ओजपूर्ण वाणी के ओज से ओतप्रोत होकर पुनः आज संकल्प लेता है कि काशी को विश्व की सबसे सुंदर, विकसित, साफ सुथरी नगरी हम बनाएंगे, जिस पर आप गर्व करेंगे, जिस पर हम गर्व करेंगे। पूरा विश्व काशी से सीखेगा कि सफाई क्या होती है, स्वच्छता क्या होती है। ई बोट के उद्घाटन का ये कार्यक्रम जो सिर्फ बोट के उद्घाटन का कार्यक्रम नहीं था, ये एक नए विचार, एक नई ऊर्जा के रोपण का कार्यक्रम था। उसे संपन्न करके विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र के जननायक, भारत के प्रधानमंत्री, भारत की सांस्कृतिक राजधानी के माननीय सांसद, हमारे संरक्षक, अभिभावक,
माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी यहाँ से प्रस्थान तो कर रहे हैं, लेकिन उन्हें बहुत जल्द वापस हमारे बीच आना होगा, क्योंकि उन्होंने खुद ही कहा है कि जब वो काम करते करते थक जाते हैं तो कुछ विश्राम करने के लिए अपने शहर, अपने घर लौट आते हैं। तो हम प्रतीक्षा करेंगे उनके वापस आने की, क्योंकि उनके आने से जब जब वो आते हैं हमें कुछ नया दे जाते हैं, सोचने के लिए, करने के लिए, कहने के लिए, बांटने के लिए। मैं प्रतिमा काशी के स्वर को अपना स्वर देते हुए आपका आभार व्यक्त कर रही हूँ, आपको नमन कर रही हूँ। आप जैसा जननायक, आप जैसा अभिभावक मिला है, निश्चित रूप से काशी अपनी पुराने महात्म्य और गरिमा को प्राप्त करेगी और काशी का वो जगत गुरु का स्वरूप वापस हम पाएंगे। आज की सुंदर संध्या में काशी के सांस्कृतिक दर्पण अस्सी घाट पर उपस्थित समस्त जनमानस का मैं नमन करती हूँ।